हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आप सभी को मेरे तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो अपना होगा इंड एस 37 जो कि रिलेट करता है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि इंड एस 37 का क्या स्कोप है, इंड एस 37 में प्रोविजन को क्या कहते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं और कंटीजेंट एसेट को क्या कहते हैं। उनके रिलेटेड रिकग्निशन भी देखेंगे, मेजरमेंट्स भी देखेंगे और एक रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ के लेंगे एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एक बार देख लेंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रक्चरिंग, एक केस होता है प्रोविजन के रिलेटेड, तो वो भी हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो इंड एस 37 एप्लीकेबल नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑनरस। सबसे पहले एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझना पड़ेगा कि दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बट ऑब्लिगेशन कोई एक की तरफ से या फिर दोनों की तरफ से पेंडिंग हो तो उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने गुड्स डिलीवर भी नहीं किया और सामने वाले मुझे अभी तक पे भी नहीं किया, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये इंड एस 37 इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है जब तक कि वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अकाउंटिंग टर्म है। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, जैसे कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और जो रेवेन्यू हमको मिलने वाला है वो कम होता है, तो उसे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन एप्लीकेबल होता है ये इंड एस 37, बट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं होता है जिसपे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो इंड एस 32 और 109 के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर भी इंड एस 37 एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स, उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन अराइजिंग इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ोगे वहाँ पे एक परचेस कंसिडरेशन में कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन आता है। तो वो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन में आप ये मत समझना कॉन्टीजेंट है तो वो इंड एस 37 एप्लीकेबल होगा, वहाँ पर भी इंड एस 37 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका अलग से प्रोविजन 103 में दिया गया है। तो चलिए प्रोविजन का मतलब क्या है समझ के लेते हैं। तो इंड एस 37 कहता है प्रोविजन का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टन टाइमिंग है और जिसका अनसर्टन अमाउंट है। तो मतलब मैं इसे सिंपल में चार्ट में अगर प्रेजेंट करने जाऊँ तो प्रोविजन दो पार्ट में डिवाइड है, एक लायबिलिटी, एक अनसर्टनिटी। मतलब लायबिलिटी का मतलब पहले क्या है वो समझ के लेते हैं। जब लायबिलिटी वो सिद्ध होगा तब जाके हम उसे लायबिलिटी साइड ले सकते हैं। तो लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर फर्स्ट बोलता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट क्या है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है उसे समझ के लेते हैं। समझो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एक सप्लायर से कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और उन्होंने आपको डिलीवर भी कर दिया, बट पेमेंट के टर्म्स के हिसाब से हम 3 महीने के बाद उसको पेमेंट करने वाले हैं, जैसे क्रेडिट पीरियड लिया है उनसे। अब 3 महीने के बाद पेमेंट करने से पहले रिपोर्टिंग डेट आ जाता है आपके बीच में, तो बैलेंस शीट में आज वो लायबिलिटी मुझे पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि पास्ट इवेंट किया है मैंने। पास्ट इवेंट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक सप्लायर से जिसका मुझे पेमेंट का लायबिलिटी मेरे सर पर है, वो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बना। तो ये बना लायबिलिटी का फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है आपका उसे पे करना पड़ेगा आज, विच विल बी सेटल्ड थ्रू द आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब इन केस जैसा वो 3 महीने का कंडीशन हो जाता है या फिर क्रेडिट पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है तो आपका लायबिलिटी बनता है उसे पे करना। और वो कैसे करोगे? अब बाय द वे ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? एसेट साइड में जो भी एसेट्स पड़े वो सब आपके रिसोर्सेज है। तो उसमें हो सकता है फिक्स एसेट देना पड़े सामने वाले को, इन्वेस्टमेंट देना पड़े, इन्वेंट्रीज देना पड़े, या फिर हो सकता है कैश एंड बैंक भी देना पड़े। ये सब सारे रिसोर्सेज है। तो कोई भी रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपको कैश तो पे करना पड़ेगा, तो ये रिसोर्सेज आउटफ्लो है। तो लायबिलिटी सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट विच विल बी सेटल्ड थ्रू द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, उसे लायबिलिटी कहा जाएगा। तो प्रोविजन में लायबिलिटी पोर्शन मतलब लायबिलिटी होना चाहिए सबसे पहले। और सेकेंड पोर्शन जो है अनसर्टेन का मतलब हो जाता है जिसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है और जन अमाउंट है, मुझे कब पे करना है वो पता नहीं मुझे, और कितना अमाउंट पे करना है वो मुझे पता नहीं, बस मैं एस्टिमेशन ही कर सकता हूँ अमाउंट का और टाइमिंग का। तो इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट एंड टाइमिंग विच विल रिक्वायर अ मेजरमेंट बाय
सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन करने के बाद ही मैं अमाउंट और टाइमिंग को डिटरमाइन कर पाऊंगा, उसे कहेंगे प्रोविजन का सेकेंड पार्ट। तो ये बना प्रोविजन। इसके बाद में कुछ 2 पॉइंट्स से हम वो समझ के लेते हैं। पास्ट इवेंट इज डीम टू बी गिव राइज टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ इट इज प्रोबेबल। कोई भी पास्ट इवेंट जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को राइज करता है उसे कब राइज करेगा, जब वो प्रोबेबल होगा। प्रोबेबल किसे कहेंगे, मोर लाइकली देन नॉट। मतलब इफ द चांसेस ऑफ ऑकरेंस आर मोर देन द चांसेस ऑफ नॉन ऑकरेंस इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब मोर देन 50% आप बोल सकते हो चांसेस है मुझे करना ही है ये चीज़। उसके बाद आता है those past event which give rise to the obligation the balance sheet dates are obligating event। तो वो बोल रहे हैं ऐसे इवेंट्स को ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहा जाता है बैलेंस शीट डेट पर। अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट और ऑब्लिगेशन क्या होता है ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ के लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ये सेंटेंस हमने पीछे के स्लाइड में पढ़ा था, ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन अपने 2 टाइप का ऑब्लिगेशन होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है और एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है। लीगल ऑब्लिगेशन नाम से पता चलता है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या कोई लेजिस्लेशन या फिर एनी अदर ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं आपके पास, गवर्नमेंट कहती है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा कोई गुड्स का, अगर वो आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो। तो ये बना लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो केस भी कर सकता है अगर आप नहीं करते हो तो ये बना लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कंपनी का पास्ट प्रैक्टिसेस देखा जाता है, यहाँ पर पब्लिश पॉलिसीज़ देखा जाता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया, मतलब यहाँ पर कोई कंपनी को लायबिलिटी दिया नहीं है, किसी ने ऑब्लिगेशन कंपलसरी किया नहीं है, बट कंपनी खुद से होके करती है। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जांपल आईटीसी कंपनी अगर देखोगे वो पिछले बहुत सालों से डिविडेंड पे करती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी हर साल उनको डिविडेंड देगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है पास्ट प्रैक्टिस से कंपनी भले प्रॉफिट में हो लॉस में हो, स्टिल वो क्या करती है, डिविडेंड बांटती है। तो ये उनका पास्ट प्रैक्टिसेस हो गया। पब्लिश स्टेटमेंट हो गया, पब्लिश पॉलिसी हो गया, कंपनी के पॉलिसीज में ऑलरेडी लिख के रख दिया भाई मैं हर साल में डिविडेंड दूंगा, हर साल में ये खर्चा करूंगा, तो वो उनका पब्लिश्ड चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ है। तो पॉलिसीज़ के हिसाब से वो भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो वो करेंगे वो प्रोविज़न। उसके बाद में आता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जिस दिन स्टेटमेंट दे देता है कोई हेड वहाँ का, तो वो बेसिस पे उनको प्रोविज़न करना पड़ता है वो चीज़ का। और आगे आता है विच सेकेंड पॉइंट में विच इंडिकेट दैट एंटिटी विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएट द वैलिड एक्सपेक्टेशन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी। अगर कोई भी चीज़ अगर पैंडेमिक में जैसे एक्सपेक्टेशन जैसा सब लोग डोनेशन कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी कंपनी से अच्छे इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, अदर पार्टीज जो होते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी भी करेंगी और कंपनी वो बेसिस पे डोनेट भी कर देती है। तो ये हो गया ऑब्लिगेशंस जो 2 पार्ट में डिवाइड है, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। मैंने ये समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन में हम देखेंगे कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको प्रोविजन रिकग्नाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स होना चाहिए, प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट, राइट। उसके बाद आता है रिलायबल एस्टिमेशन कैन बी डन, मतलब प्रोविजन में रिलायबल एस्टिमेशन भी होना चाहिए, आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स भी प्रोबेबल होना चाहिए और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए फ्रॉम द पास्ट इवेंट। जब ये तीनों कंडीशन आते हैं तो आपको प्रोविजन रिकग्नाइज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है जब ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज करते हो तो ध्यान रखना वो ऑब्लिगेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द बिजनेस का कंडक्ट का, फ्यूचर का जो बिजनेस सोच रही है एंटिटी का फ्यूचर, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब आप रिकग्नाइज कर सकते हो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से, तो उसे रिकग्नाइज एज अ प्रोविजन मत करना, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी ज़रूरी नहीं है रिकग्नाइजेशन के टाइम पे, आइडेंटिटी नहीं होगा बट आपको मालूम है पे करना है तो आपको प्रोविजन कर सकते हो आप। उसके बाद में लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस व्हेन लेजिस्लेशन एनेक्टेड और वर्चुअली सर्टेन दैट इट विल बी एनेक्टेड बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग। मान के चलो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में आपको पता चलता है गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चेंज की है नेक्स्ट ईयर के लिए, आज आपको रिकग्नाइज करना है, कर सकते हो, बट ओनली व्हेन वर्चुअली सर्टन। वर्चुअली सर्टन का मतलब होता है कि मोर देन 95% चांसेस है मुझे करना ही है वो चीज़। तो ये बना प्रोविजन का रिकग्निशन का कुछ
पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोल सकते हो, सेकंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जब बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये प्रोविज़न के जैसे ही है, बट याद रखना प्रोविज़न में जो दो कंडीशंस है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होते। प्रोविज़न क्या कहता है, ऑब्लिगेशन जो होता है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स का वो प्रोबेबल होता है, बट कंटीजेंट लायबिलिटी में ऑब्लिगेशन इज़ नॉट प्रोबेबल। और सेकेंड, वहाँ पे प्रोविज़न करते वक्त एस्टिमेशन कर सकते हो आप अमाउंट और टाइमिंग का, बट यहाँ पर एस्टिमेशन कैन नॉट बी डन रिलायबली, तो इसीलिए इसे प्रोविज़न से हटाकर हम कंटीजेंट लायबिलिटी में लेके जाते हैं। ये हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब आज का है नहीं, बट पॉसिबल है कि आगे जाके ऑब्लिगेशन हो सकता है। जैसे कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट में मान के चलो कोई खेल खेल रहे हैं हम लोग कि बारिश आ जाएगा तो आपको 100 रुपये मिलेगा और बारिश नहीं आया तो आप मुझे 100 रुपये दोगे, तो ये हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। हो सकता है कि बारिश हम दोनों के कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो बारिश आ गया तो ऑब्वियसली मैं दूंगा या फिर वो देंगे, जो भी है कंडीशन जैसा हमने शर्त रखा है उस हिसाब से, तो कंट्रोल किसी का नहीं। तो सेम पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी वैसे ही कहता है, इन एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड। कब कंफर्म होगा, ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स विच इज़ नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। आई होप ये दो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन। जब ये दोनों चीज़ आती है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है, बट वो कंडीशंस याद रखना, वो कंडीशन फुलफिल होने पर ही वो कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी को आप रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकते हो, बट आप फाइनेंशियल में डिस्क्लोज कर सकते हो। तो रिकग्निशन नॉट रिकग्नाइज बट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस वो रिमोट ना हो। रिमोट का मतलब वो अनलेस कंफर्म ना हो कि मुझे पे करना ही है वो चीज़, तो तब रिकग्नाइज करो। अदरवाइज वो सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा आपके नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर। कैसे जाएगा, क्या जाएगा, आप नेचर ऑफ इवेंट बता दो, क्या टाइप का आपका कंटीजेंट लायबिलिटी है, एंड इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट हो सकता है आगे जाके अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी आपको पे करना पड़े। तो चलिए कंटीजेंट एसेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, यहाँ पर पॉसिबल ऑब्लिगेशन ही देखा जाता है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन कंटीजेंट एसेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे पे नहीं करना है, यहाँ पर मुझे रिसीव होगा। हमने किसी पर केस कर दिया है तो उससे कुछ कंपेंसेशन रिसीव होना या फिर कुछ बेनिफिट रिसीव होना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तो इंड एस 37 क्या कहता है कि पॉसिबल एसेट होना चाहिए, आने वाला इनफ्लो होना चाहिए फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड। कब कंफर्म होगा, ओनली द ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स विच इज़ नॉट होली विद इन द कंट्रोल। एग्जैक्टली कंटीजेंट लायबिलिटी का जो सेकेंड पोर्शन हमने पढ़ा था वैसे ही है, बट यहाँ पर पॉसिबल एसेट है, वहाँ पर पे करने वाला लायबिलिटी है, यहाँ पर रिसीव करने वाला। तो इसका रिकग्निशन कैसा होगा वो भी एक बार हम समझ के लेते हैं चार्ट थ्रू। तो एसेट का इनफ्लो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। वर्चुअली सर्टन मतलब मोर देन 95% चांसेस है कि हमें कंटीजेंट एसेट मतलब मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोबेबल का मतलब हमने कि मोर लाइकली देन नॉट, राइट, मोर देन 50% मान के चलो। एंड थर्ड पॉइंट आता है आर नॉट प्रोबेबल, जो लेस देन 50% है वो। तो ये तीनों में फर्स्ट हम वर्चुअली सर्टन देखते हैं, इट शाल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट। एसेट आप दिखा सकते हो अगर मोर देन 95% होगा, वर्चुअली सर्टन होगा। एंड नॉट ट्रीटेड एज कंटीजेंट एसेट, शाल बी रिकग्नाइज, और कंटीजेंट एसेट मानो नहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपका ही एसेट है। उसके बाद में प्रोबेबल अगर मोर देन 50% है तो एसेट आपको रिकग्नाइज नहीं करना है, कंटीजेंट एसेट आपको रिकग्नाइज करना है। एंड डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट में आपको वो कंटीजेंट जैसे लायबिलिटी का डिस्क्लोजर है वैसे कंटीजेंट एसेट का भी डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। अगर लेस देन 50% है, नॉट प्रोबेबल है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ ट्रीटमेंट देना है, ऐसे केस में आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, इग्नोर करना है वो चीज़। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है मेजरमेंट करते वक्त प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के, वो एक बार देख लेंगे। बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए आपका जब आप रिकग्नाइज करने वाले हो। उसके बाद में एस्टिमेशन हमेशा मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, जैसा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, रिपोर्ट्स ऑफ एन
एक्सपर्ट हो गया, एडिशनल एविडेंस कोई मिलता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो ये सब चीज़ कंसिडर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या करता है, हाउ टू मेजर व्हेन ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व्स लार्ज पॉपुलेशन, तो कुछ वेटेड एवरेज ऑल पॉसिबल आउटकम्स का बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और उसके बाद में व्हेन देयर इज़ अ सिंगल ऑब्लिगेशन, जो तो प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट लाइकली आउटकम, जो आपको ज़्यादा चांसेस लगता है वो बेसिस पे आप उसको कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट में कुछ नोट्स दिए हैं, हमेशा प्रोविजन बिफोर टैक्स होना चाहिए। अगर आपका प्रोविजन मोर देन ईयर होगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर होगा वहाँ पे। डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स होना चाहिए, और गेन जो एक्सपेक्टेड है आपका प्रोविजन से, ठीक है, वो आपका मतलब वो कंसिडर नहीं करना चाहिए आपको मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है, पर्टिकुलर्स में लिखा है फॉर रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन एंड फॉर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। तो रिवर्सल करना हो तो ऑपोजिट है उसका एग्जैक्टली। फर्स्ट सेकंड कॉलम में रखा है मैंने इफ़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, और सेकंड जो है इफ़ रिलेटेड टू एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। तो एक्सपेंसेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना और प्रोविजन को क्रेडिट करना, और उसका अगर रिवर्सल तो उसका ऑपोजिट, प्रोविजन टू प्रॉफिट एंड लॉस। और सेम यहाँ पर एसेट के रिलेटेड होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करना, और अगर कल रिवर्सल करना हो तो उसको प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट करना। आई होप इस आपको समझा होगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर रीइंबर्समेंट की बात आती है। व्हेन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बी सेटल इज एक्सपेक्ट टू बी रिइंबर्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब आप कोई प्रोविजन कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई थर्ड पार्टी आपको इसको रिइंबर्स करने वाला है, तो ऑब्वियसली जो रिइंबर्स करने वाला है वो आप एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट ओनली इफ़ वर्चुअल सर्टन होगा। वर्चुअल सर्टन ऑलरेडी हमने देखा है 95% से ऊपर अगर चांसेस है कि सामने वाला आपको वो एक्सपेंसेस रिइंबर्स करेगा जो आप पे करने वाले हो, राइट। तो वो 95% के ऊपर होगा तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, एक सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज करके रखना है। सच अमाउंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन एंड नेट अमाउंट शुड बी शोन एज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका जो पे करने का लाइबिलिटी और प्लस आपको जो मिलने वाला है वो दोनों भी आप नेट ऑफ करके आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हो। अमाउंट रिकॉग्नाइज एज रिइंबर्सेस शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ऑब्वियसली जो आप पे करने वाले हो, समझो 100 रुपये आपका लाइबिलिटी है और आप रिइंबर्स एज जो रिइंबर्स लेने वाले हो वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्ट उतना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्रोविजन 100 का कर रहे हो और यहाँ से एसेट जो क्रिएट कर रहे हो वो 150 का हो, ठीक है। अगर वो नॉट वर्चुअली सर्टन है, इन द सेंस सच केस आपको क्या करना है, नॉट रिकॉग्नाइज एन एसेट, आपको कोई एसेट क्रिएट नहीं करना है। हाउएवर अगर आपको लगता है कि वो ऐसे रिइंबर्समेंट पक्का है, एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, नोट्स में डिस्क्लोज कर सकते हो अबाउट द रिइंबर्समेंट, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी होता है, उसको भी प्रोवाइड किया जा सकता है, बट रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कब आता है वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई बिजनेस में कोई इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो जाता है, जैसे कि सेल ऑफ डिवीज़न हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ डिवीज़न हो जाना, या फिर कोई बिजनेस का लोकेशन में जो भी ब्रांच है वो क्लोज हो जाना, इससे क्या होता है, कंपनी को थोड़ा खर्चा कॉस्ट आ जाता है, तो वही रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होता है। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट आपका कंडीशन है कि वो प्रोविज़न का जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था वो फुलफ़िल करे। अगर वो जिस दिन फुलफ़िल करेगा तो आपको रिकग्निशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट डी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। आपको पहले से बता दिया था कंपनी के कुछ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस भी होता है। अगर कंपनी ने ऑलरेडी हर चीज़ रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एंटिटी ने डिटेल्ड प्लान बना के रख दिया है और वो ऑलमोस्ट प्लान अनाउंस करने वाली है और स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंट करना, तो ऐसे केस में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगला मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। ये मेजरमेंट जब रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को मेजर किया जाता है तो हमेशा वही कॉस्ट लेना जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अदर देन रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आप कुछ दूसरा कंसिडर नहीं कर सकते हो। नेसेसरली एंटेल बाय द रिस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट एसोसिएट विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मतलब जो सेल ऑफ डिवीजन था उसके रिलेटेड कुछ खर्चा हो वही आप कंसिडर करो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो दूसरा चल रहा है उस पर कोई
खर्चा कर रहे हो आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हो, वो प्रोविज़न नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद में रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट। तो ये नीचे 3-4 पॉइंट्स दिए, ये सारे कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि रीट्रेनिंग एंड रीलोकेटिंग ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ। अगर कोई डिवीज़न सेल हो जाता है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को निकाल कर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में या डिवीज़न में डालना है तो वो कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। मार्केटिंग का भी नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसीलिए ये सब चीज़ यहाँ पर लिया नहीं जाता है कॉस्ट में, रिस्ट्रक्चरिंग में। उसके बाद में कोई भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है अप टू द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आर नॉट इंक्लूड इन द प्रोविजन अनलेस दे आर रिलेटेड टू द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी बात किया इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है और जेन्युइनली आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस अपलोड करता जाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आपके रिक्वेस्ट बताना कि कौन सा इंडियस आपको सिंपल वे में चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर, बाय।